हेलो बच्चों। तो बेटे फाइनल अकाउंट के बारे में अब आगे हमने सीखना है और लास्ट क्लास में उसके बेसिक हमने पढ़े हैं और अब एडजस्टमेंट्स होती हैं। उन एडजस्टमेंट को हम कैसे करेंगे अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? एडजस्टमेंट्स रेफर टू additional information provided outside trial balance or we can say after preparation of trial balance. जब हम ट्रायल बैलेंस को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मालूम चलती है जो कि करंट ईयर की अमाउंट को अफेक्ट करती है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होगी उसको एडजस्टमेंट बोला जाता है और हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट कहने का मतलब है उसके दो इम्पैक्ट होंगे। जैसे हर जनरल एंट्री का डबल इफेक्ट होता है डेबिट और क्रेडिट, ऐसे हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होगा। उसकी एक एंट्री या तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर आती है और दूसरी एंट्री उसकी बैलेंस शीट में जाती है। राइट, तो एडजस्टमेंट का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन जिसकी हमने जनरल एंट्री नहीं करी है, तो क्योंकि हम उसको जनरलाइज करते हैं और जनरलाइज करने की वजह से ही उसके दो इम्पैक्ट आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ईच एडजस्टमेंट हैज डबल इफेक्ट। हर एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है। दैट इज वन इफेक्ट इन इनकम स्टेटमेंट। बेटे इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इनकम स्टेटमेंट का मतलब है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है। एंड अदर इफेक्ट इन बैलेंस शीट जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। अब सर हम बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। सबसे पहली बेटा जो कॉमन एडजस्टमेंट आती है वो आती है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है सर, सबसे पहले एडजस्टमेंट आती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक की। राइट सर, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये आउटसाइड ट्रायल बैलेंस आपको नॉर्मली दिया होता है। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस आपको दिया होता है। ठीक है, तो सर अगर कोई आइटम हमारा ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो उसको पहले हमने जनरल एंट्री के थ्रू अपने बुक में रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर हम ट्रायल बैलेंस को अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को अपनी बुक में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो असेट क्या है सर? जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या है सर? एक असेट है। असेट बढ़ेगी तो उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो इसकी जो जनरल एंट्री होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसको ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि करंट ईयर के परचेज के एक्सपेंस को कम करता है। जितना हमने करंट ईयर में परचेज किया था वो सारे का सारा नहीं बिका होगा, इसलिए हम अपनी परचेजेस को रिड्यूस करने के लिए इसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में इसको डाल दिया जाता है। आपको एग्जाम में जनरल एंट्री नहीं बनानी है, आपको ये सीखना है कि सर कहाँ का इफेक्ट होगा, लेकिन जनरल एंट्री भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट भी बढ़ेगा कि अगर ये आपको दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा और सर दूसरी एंट्री क्योंकि असेट है तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगी। राइट बेटा, मैंने जनरल एंट्री बता दी और तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी, ये भी समझ में आता है तो अच्छी बात है। ठीक है सर, कभी कभार ऐसा होता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, इनसाइड ट्रायल बैलेंस।
तो एक चीज समझनी है कि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा उसकी डबल एंट्री होती है, और जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसकी केवल एक ही एंट्री होती है, उसे केवल एक ही जगह पोस्ट करते हैं। तो अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये केवल एक ही जगह जाएगा, अब इसकी दो जगह एंट्री नहीं होगी। अब क्वेश्चन उठता है सर कहाँ दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग में दिखाएंगे या बैलेंस शीट में दिखाएंगे? तो कोई अगर आपसे पूछे कि स्टॉक क्या होता है तो आप बोलोगे स्टॉक होती है असेट, राइट। स्टॉक का जो बेसिक नेचर है वो क्या होता है, वो असेट होता है। तो अगर आपको इनसाइड ट्रायल बैलेंस दे रखा हो तो ये क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस शीट की असेट साइड में डाल देना है, और इसके अलावा इसकी और कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है सर, यहां से अगर हम आगे बढ़े दूसरा केस स्टडी, या इससे पहले एक नोट देख लो कि सिचुएशन में हमारा क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, वो सिचुएशन भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो क्या होता है, कभी कभार ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज दी होती है। एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कभी कभार हमें ट्रायल बैलेंस में परचेज ना देके एडजस्टेड परचेज दे देगा। अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में एडजस्टेड परचेज दे दे तो इसका मतलब उस परचेज के अंदर ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू पहले से ऐड है और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पहले से माइनस है। अब क्योंकि ओपनिंग स्टॉक परचेज में ऐड हो चुका है इसलिए ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं दिखाई देता, राइट सर। क्लोजिंग स्टॉक जो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है वो हमने यहाँ पर आके क्या कर दिया है सर, माइनस कर दिया है। अब जब ट्रायल बैलेंस के बाहर वाला आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा और वो अंदर आने के बाद किसी फिगर में माइनस हो जाता है तो वो ट्रायल बैलेंस में मिसमैच रहेगा, ट्रायल बैलेंस को डिसबैलेंस कर देगा। इसलिए ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हम जितना क्लोजिंग स्टॉक घटाते हैं, क्योंकि ये डेबिट साइड वाले आइटम है ना, हम डेबिट साइड आइटम में से अगर क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दे रहे हैं तो डेबिट टोटल इतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। उस बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर अलग से हमें क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होता है। ठीक है सर, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो दो एंट्री होगी, ट्रायल बैलेंस के अगर अंदर है तो एक ही एंट्री होती है। और कब आपको अंदर दिया होगा, जब भी क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होगा आपको ये सिचुएशन हमेशा देखने को मिलेगी। ठीक है सर, इतना पहले आपको लिखना है। उसके बाद सर सेकंड पॉइंट इसमें आता है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्रूअल कंसेप्ट। जब हम फाइनल अकाउंट को बनाते हैं तो फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट की बात हो रही है, इसको हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं। तो पहले आपको एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस के बारे में फ़र्क मालूम होना चाहिए। सबसे पहले बेटा कैश बेसिस क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब होता है कितना कैश आया कितना कैश गया, हमने उसी को करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है। अगर मैंने करंट ईयर में 20 लाख की सेल करी थी और एक्चुअल करेक्शन केवल अभी 16 लाख का ही हुआ है तो कैश बेसिस कहता है कि आपको 16 लाख को ही इनकम मानना चाहिए। अगर आपके करंट ईयर के एक्सपेंसेस सपोज 12 लाख रुपए की पेमेंट आपको करनी चाहिए थी, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपका रेंट है, आपका एड का खर्चा है, आपका बिजली का बिल है, सारा खर्चा टोटल मिलाकर 12 लाख रुपए का था, बट एक्चुअल में पेमेंट आपने 11 लाख की करी है, तो कैश बेसिस कहता है केवल 11 लाख को रिकॉर्ड करो। तो कैश बेसिस पे जितना कैश आता है और जितना कैश हमारा गया, कितना कैश आया कितना कैश गया, केवल उसी को रिकॉर्ड करते हैं। एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है कि हम एक्सपेंसेस और इनकम को ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करने का ये मतलब होता है इनकम जितनी अर्न हो गई है, रेवेन्यू जितना अर्न हो गया है वो करंट ईयर में दिखाया जाएगा। रिसीव कितना हुआ है उससे मतलब नहीं है। एक्सपेंसेस जितना इनकर हो गया है, एक्सपेंसेस जितने इनकर हो गए हैं, ड्यू हो गए हैं, वो रिकॉर्ड करेंगे। एक्चुअल पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक्रूअल जो कंसेप्ट है उसकी वजह से बहुत सारी एडजस्टमेंट निकल के आती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है,
पहले एक्रूअल कहता क्या है उसके बारे में एक लाइन आपको लिखनी है। ठीक है सर। फाइनल अकाउंट या बोल सकते हैं इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। हम इनकम स्टेटमेंट को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, which states that revenue is recognized when it is earned and expenses are recognized as they are incurred without regard to their actual receiving or payment या actual receipts or payment, receipts and payment respectively। एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि किसी भी इनकम को हम तब रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे ही वो अर्न हो जाती है, रिसीव हुई या नहीं हुई उससे मतलब नहीं है। एक्सपेंसेस जैसे ही इनकर हो जाते हैं, जैसे ही ड्यू हो जाते हैं हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसकी पेमेंट होने का वेट नहीं करते हैं। तो ये पहले एक्रूअल है। अब इस एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका इम्पैक्ट कैसा आएगा। सपोज मान लीजिए आपकी फैक्ट्री का 5000 रुपीज़ पर मंथ का रेंट है, तो अगर 5000 रुपये पर मंथ का रेंट है तो 12 महीने के हिसाब से एक साल का कितना रेंट आपका बनता है। तो 5000 की अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो बेटा तो 60,000 रुपये का रेंट बनता है। तो आपको करंट ईयर में 60,000 रुपये का रेंट पे करना चाहिए था। अब मान लो ट्रायल बैलेंस में आपको रेंट दिखाता है केवल 54,000। इसका मतलब कि आपको 60,000 रुपये का रेंट पे करना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में आपने केवल 54,000 का रेंट ही पे किया है। तो 6,000 का रेंट करंट ईयर में ड्यू हो चुका है, इनकर हो चुका है। इनकर होने का मतलब है आपने उस खर्चे का बेनिफिट तो ले लिया है ना। एक्सपेंस इनकर करने का मतलब होता है एक्सपेंस का बेनिफिट ले लेना। ठीक है सर, क्योंकि आपने एक्सपेंस का बेनिफिट कंज्यूम कर लिया है। 60,000 आपका खर्चा बनता है और आपने एक्चुअल में 54,000 की पेमेंट करी है। तो जो 6,000 रुपये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बच गया, उस 6,000 रुपये के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को आपने 54,000 के रेंट में प्लस करना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा रेंट आप 60,000 दिखाओगे, पेमेंट 54 की करी है, पर मैंने बताया इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रेंट 60,000 ही जाएगा। लेकिन जो 6,000 का रेंट है, क्या आपने उसकी करंट ईयर में पेमेंट करी है? नहीं करी है। तो इसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी पड़ेगी। और जिस भी चीज़ में फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो जाती है, फ्यूचर एलिमेंट आ जाता है, वो सारे आइटम बैलेंस शीट में जाते हैं। तो क्योंकि ये 6,000 रुपये आपको फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, तो ये फ्यूचर ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन का मतलब इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है सर, जितना खर्चा बनता है उतना ही दिखाएंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। एक और एग्जांपल देखिए, अगर 5,000 पर मंथ का रेंट है और 12 महीने के हिसाब से आपका रेंट 60,000 रुपये का बनता है, और ट्रायल बैलेंस में कहता है कि आपने एक्चुअल में पेमेंट 70,000 की कर दी। इसका मतलब कि आपने 10,000 रुपये का रेंट एडवांस में पे कर दिया। अब क्या करोगे सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना रेंट जाएगा? 60 दिखाओगे जितना पे करना चाहिए था, या 70,000 दिखाओगे जितना एक्चुअल में पे कर दिया। तो बेटा अभी भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में सिर्फ 60,000 का ही रेंट जाएगा। कैसे? आप 70,000 में से 10,000 के रेंट को माइनस कर दोगे। ठीक है सर, 60 दिखा दोगे, और 10,000 जो रेंट आपने इस साल एडवांस पे किया है, ये फ्यूचर में एडजस्ट होगा। अगेन जहाँ पर भी फ्यूचर एलिमेंट आ जाए तो बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो इसी को फिर आप बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखा दोगे। ऑलराइट, तो बेटा इस पे पॉइंट करते हैं जरा। आई गेस आपने नोट कर लिया है, आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। देखिए जरा,
चलिए सर, सेकंड पॉइंट के अंदर ही हमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज जैसे ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है 31/3/18 का, ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। रेंट हमें दे रखा है सपोज मान लीजिए 54,000 और सैलरी आपको दे रखी है 1,80,000। ठीक है सर, ओके बेटे। रेंट आपको डेबिट साइड में दिया हुआ है, सैलरी आपको डेबिट में दिया हुआ है। आपको ये चीज़ तो मालूम ही होनी चाहिए कि असेट का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है। असेट का और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, मतलब असेट और एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में हमेशा डेबिट साइड में दिखेगी, और लायबिलिटी का और इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है सर, मतलब ट्रायल बैलेंस में असेट एक्सपेंस आपको डेबिट में दिखेगा और लायबिलिटी और इनकम आपको क्रेडिट साइड में दिखेगी। इस ठीक है बेटे, ऐसे काम आपको इस पर करना है। कई बार बच्चों को याद करवाने के लिए मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आप चाहो तो ये ऐसे भी याद कर सकते हो, AEDLIC। AED का मतलब हो गया असेट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, और LIC का मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी इनकम का कौन सा बैलेंस होगा, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ऐसे भी याद आप कर सकते हैं। सपोज मान लो आपको रेंट दे रखा है 54,000 का, सैलरी दे रखी है आपको 1,80,000 की। ठीक है, और नीचे इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वो ऐसे बोलता है सर, कहता है रेंट ड्यू बट नॉट पेड। कितना रेंट ड्यू हो गया था करंट ईयर में पर आपने पे नहीं किया, सपोज मान लो 6,000। ऐसे कहता है सैलरी इंक्लूड ₹18,000 पेड इन एडवांस। जो सैलरी हमने पे करी है उसमें 18,000 रुपीज एडवांस वाले में इंक्लूड है। राइट सर, क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ आपको ये बताना है कि इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। तो मैंने बताया एक्रूअल बेसिस पे कहता है, एक्रूअल कंसेप्ट कहता है जितना खर्चा करंट ईयर के लिए इनकर होना चाहिए था आप उतना ही रिकॉर्ड करोगे, उससे कम या ज़्यादा अमाउंट आपकी नहीं आती है। ठीक है सर, इसी को अगर मैं ऐसे बोलूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में पहले हम रेंट दिखाएंगे। रेंट है 54,000 का, इसमें ऐड कर देंगे बेटे आउटस्टैंडिंग रेंट। राइट सर, कितनी अमाउंट आएगी इसकी, इसकी अमाउंट आ जाएगी आपकी 6,000। 54 में 6 प्लस कर देंगे तो 60 यहाँ आ जाएगा। यहीं पर आपको पहले सैलरी दिखानी है। ठीक है सर, सैलरी दिखा देंगे। सैलरी का अमाउंट है 1,80,000। ये 6,000 रुपये हमने ऐड क्यों किया, क्योंकि 6,000 रुपये इसी ईयर से बिलोंग करते हैं तो 6 जोड़ देंगे। सैलरी के बारे में क्या बोलता है कि जो सैलरी आपने पे करी है उसमें से 18,000 अगले साल की है, इस साल की नहीं है। मतलब इस अमाउंट का बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, इस साल नहीं मिलेगा। तो क्या करोगे बेटा, 18,000 की सैलरी आपको यहाँ पर माइनस कर देना है। तो प्रीपेड सैलरी के नाम से जो इस साल के एंड की है बेटा ये आप माइनस कर दोगे और 1,62,000 का बैलेंस आ जाएगा। अब क्योंकि इसमें भी फ्यूचर एलिमेंट है, इसमें भी क्या है सर, फ्यूचर एलिमेंट है। राइट सर, तो क्या करेंगे, इनको बैलेंस शीट में भी दिखाना है। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में आपको प्रीपेड सैलरी दिखानी है। प्रीपेड सैलरी दिखानी है, सपोज मान लीजिए 18,000 की, और लायबिलिटी में आपको आउटस्टैंडिंग रेंट दिखाना है जिसका अमाउंट 6,000 रुपये का। ठीक है, इस तरीके से बात आपको कर लेनी है। तो बेटा ये तो पहला फैक्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं एक्रूअल का मतलब होता है जितना करंट ईयर से बिलोंग करता है हमें उतना ही इनकम स्टेटमेंट में शो करना पड़ेगा, और जो अमाउंट फ्यूचर से बिलोंग करती है उसको हमने बैलेंस शीट में लेके जाना पड़ेगा। ये बेटा एक केस तो ही हो गया। इसी में सर मान लीजिए ऐसे भी केस आता है, अगला ट्रायल बैलेंस है 31/3/18 का, ये डेबिट और क्रेडिट। मान लो क्वेश्चन में कहता है कमीशन, कमीशन आपको यहाँ दे रखा है 25,000। उसके बाद इंटरेस्ट दिखा रखा है
ठीक है सर, मान लो कि 6000। अगेन आपको एडिशन इंफॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है सर। अब की बात तो पहले बेटा समझना है कि कमीशन आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, इसका मतलब कमीशन इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं है। इंटरेस्ट भी क्योंकि आपको क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, अगेन इसका मतलब ये क्या है सर, इनकम है, ये एक्सपेंस नहीं है, ठीक है सर। एईडी असेट का एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट, ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके बारे में मान लीजिए ऐसे कहता है कमीशन इंक्लूड ₹4,000 रिसीव्ड इन एडवांस। कहता है इसमें 4,000 रुपये वो है जो आपको एडवांस में क्या हुआ है सर, रिसीव हुआ है, राइट। और क्वेश्चन में कहता है इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है सर, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ये सर आपका 2,000 रुपये का है। अब आपने करनी है इसकी एडजस्टमेंट, इतना नोट करो, फिर मैं इसके बारे में बात करता हूँ। चलिए सर, तो मैं ये वाला हिस्सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए बच्चों, तो किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाते हैं। आपकी बात क्रेडिट साइड लेंगे सर, क्योंकि ये इनकम है, तो इनकम की एंट्री क्रेडिट साइड में होगी बाय कमीशन। कमीशन लिखेंगे, कमीशन हमारा 25,000 का है, और इसमें हम लेस कर देंगे कमीशन रिसीव इन एडवांस। जो कमीशन हमने एडवांस में दिखाया बेटा, 4,000 रुपये कमीशन हमें एडवांस में मिल गया है। इसका मतलब हमने अभी काम नहीं किया, सर्विस नहीं दी, फिर भी हमें मिल गया। तो सर ये 4,000 का आज मिल तो चुके हैं, बट फ्यूचर में हमें इसके बदले सर्विस देनी पड़ेगी। तो जब फ्यूचर में सर्विस देंगे तभी इसको इनकम माना जाएगा, राइट। इसलिए क्या करेंगे बेटे, ये 4,000 रुपये आपको यहाँ से हटा देने हैं। 25 माइनस 4, यहाँ पे 21 दिखाओगे। और सेम ऐसे ही अगर मैं इंटरेस्ट दिखाता हूँ, इंटरेस्ट 6,000 का है, और इसके बारे में कहता है कि 2,000 रुपये का इंटरेस्ट ऐसा है जो हमने अर्न कर लिया है, ठीक है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अर्न कर लिया मतलब कि हमारी इसी ईयर की इनकम है, मिलेगी बाद में, अभी इसके बदले कैश नहीं आया, क्योंकि ये 2,000 रुपये भी इसी ईयर से बिलोंग करता है। तो ऐड करेंगे सर, इसमें आप ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है सर, और ये इंटरेस्ट हम यहाँ पे डाल देंगे 2,000 रुपये का, तो टोटल अमाउंट आपकी 8,000 रुपये की आ जाएगी, ठीक है। अब बेटा इसका एक इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा, ये असेट यहाँ पे लायबिलिटी, और दूसरा यहाँ पर क्या है बेटा, असेट है। अब बेटा ये कैसे होगा, ये देखना ध्यान से। अगर हमें कमीशन एडवांस में मिला है, आज इनकम एडवांस में मिल चुकी है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसके बदले कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपकी ऑब्लिगेशन है। तो जितनी भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन होती है वो क्या बन जाती है, लायबिलिटी। तो एडवांस कमीशन आप यहाँ दिखाओगे, एडवांस कमीशन कितना अमाउंट है सर, 4,000। इंटरेस्ट 2,000 रुपये का आपको अभी अर्न हो गया है, लेकिन रिसीव नहीं हुआ है, तो फ्यूचर में मिलेगा। फ्यूचर में मिलेगा मतलब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया, और जिन जिन चीज़ों का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है उसको बोलते हैं असेट। तो बेटा ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है 2,000 रुपये का, ये आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर, 2,000 रुपये का, राइट। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं।
ठीक है सर। तो जितने खर्चे करंट ईयर में ड्यू हो जाते हैं उनको सर हम एक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है सर। अब यहां से आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर सी या पॉइंट नंबर 3 कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। इफेक्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहले बेटा आपको मैचिंग कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए। ठीक है बेटे, आपको ये मोस्टली सभी बच्चों ने एडजस्टमेंट बेटा पढ़ी होती है, लेकिन कौन सी एडजस्टमेंट किस कंसेप्ट की वजह से होती है तो वो भी आपको मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। बेटा मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? मैचिंग कंसेप्ट ये बोलता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को उसके एप्रोप्रिएट पीरियड में मैच करना चाहिए। या ऐसे समझिए कि करंट ईयर में आपने जो भी एक्सपेंसेस करे हैं उन एक्सपेंसेस ने करंट ईयर में कोई रेवेन्यू जनरेट किया होगा। तो जब आप करंट ईयर का नेट प्रॉफिट निकालोगे तो नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने करंट ईयर के एक्सपेंसेस को उनकी रिलेटेड इनकम के साथ मैच करना पड़ेगा। अगर आपने करंट ईयर में एक्सपेंस किया है और उसने इनकम जनरेट करी है तो उसका एक्सपेंस भी इनकम स्टेटमेंट में आएगा और उस एक्सपेंस ने जो इनकम जनरेट करी है वो भी इनकम स्टेटमेंट में आएगी। इसका ये मतलब होता है कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इस साल केवल एक्सपेंसेस दिखा दिए। आपने तय किया कि साल 2016 में मैं केवल खर्चे ही रिकॉर्ड करूंगा, इनकम रिकॉर्ड नहीं करूंगा, और 2017 में आप क्या कर रहे हो सर? 2016 की इनकम रिकॉर्ड कर रहे हो। तो यहाँ तो मिस मैच हो जाएगा ना। तो मैचिंग का मतलब होता है मैचिंग इन सेम पीरियड। अगर कोई एक्सपेंस रेवेन्यू जनरेट करता है तो एक्सपेंस और रेवेन्यू सेम ईयर में आनी चाहिए। ये मैचिंग कंसेप्ट का क्या है सर? एक आधार है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने करंट ईयर में कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करी है जिसने अभी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, आई रिपीट, आपने करंट ईयर में कोई ऐसी कॉस्ट इनकर करी है जिसने कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है, तो वो कॉस्ट अभी इनकम स्टेटमेंट में नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि अभी आपकी फैक्ट्री रेंट पे चलती है, आपने स्पेस रेंट पे लिया है और उस पर आपकी फैक्ट्री चल रही है, तो जो भी इस साल का रेंट होगा वो आपका प्रॉफिट लॉस में आ जाएगा। लेकिन इसी ईयर में आपने क्या करा, एक नई ज़मीन खरीदी और उस ज़मीन पर आपने फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया। आपका टारगेट ये है कि जब भी ये फैक्ट्री कंप्लीट होगी तो रेंट वाले स्पेस को छोड़कर अब अपनी जगह पे काम किया जाएगा। तो फिलहाल आपने इस ईयर में उस फैक्ट्री की ज़मीन को परचेज करने पे और उसके ऊपर कुछ आपने काम स्टार्ट कर दिया है, उसके ऊपर आपने कुल मिला के 10 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। लेकिन वो फैक्ट्री अभी इनकम्प्लीट है, अभी आप उसे अपने बिजनेस में यूज़ नहीं कर रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो फैक्ट्री जो भी कंस्ट्रक्ट हो रही है वो अभी आपके लिए कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है। क्योंकि वो कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, इसलिए मैं 10 लाख रुपए की उस कॉस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकता, या मैं उस 10 लाख की फैक्ट्री बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा सकता। जब तक कोई खर्चा रेवेन्यू जनरेट नहीं करता वो खर्चा प्रॉफिट लॉस में आता ही नहीं। अब ये फैक्ट्री मान लीजिए अगले साल सर, अगले साल 5 लाख रुपए और खर्च करने के बाद ये फैक्ट्री कंप्लीट हो जाती है, तो इस फैक्ट्री की पूरी कॉस्ट 15 लाख रुपए की हो गई। फाइनली फिर मैंने इसको क्या करा, अपने बिजनेस में यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मतलब इस स्पेस ने रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, उस फैक्ट्री पे डेप लगाना स्टार्ट करूँगा और हर साल क्या होगा, उस फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैचिंग का ये मतलब हुआ कि कोई एक्सपेंस अगर अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है तो वह एक्सपेंस अभी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं आ सकता, हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमने किसी एम्प्लॉय को एडवांस में सैलरी पे कर दी, अगले साल की सैलरी हमने इसी साल में दे दी, तो कैश तो चला गया, खर्चा तो हो गया, लेकिन जो एडवांस दिया है उसकी सर्विस हमें फ्यूचर में मिलेगी। जो सैलरी हमने एडवांस में दी है उसके बदले में वो एम्प्लॉई हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। तो क्योंकि वो फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेगा तो उसका एडवांस सैलरी इस ईयर का फ्यूचर में ही एक्सपेंस बनेगा। तो कई बार एक्रूअल और मैचिंग दोनों कंसेप्ट आपस में मिल जाते हैं। एक्रूअल कहता है खर्चा ड्यू बेसिस पे लिखो, इनकम को अर्न बेसिस पे लिखो, और मैचिंग इतना कहता है इन दोनों को मैच कर दो। मैच करने का मतलब है इनकम में से एक्सपेंस को माइनस कर दो और वहाँ से क्या आ जाएगा सर, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो है ना।
सेम लॉजिक सर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आपने सपोज करंट ईयर में 5,000 इंटू 12 के हिसाब से 60,000 का रेंट देना चाहिए था, तो आपने बेनिफिट तो 60,000 रुपये का ले लिया, बट खर्चा आपने एक्चुअल कितने का किया है सर? 50 का आपने किया है। बट क्योंकि सर फैक्ट्री पूरे 12 महीने इसी साल यूज हुई है और वो इसी साल रेवेन्यू कमाने में हेल्प कर रही है, तो रेवेन्यू इसी साल में आ गया, तो उसका खर्चा भी इसी साल में दिखाना पड़ेगा, इसलिए पूरा 60,000 दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो एक्रूअल और मैचिंग केवल मिलते जुलते हैं। मैचिंग ये कहता है एक्रूअल बेसिस के आधार पर जो इनकम और खर्चा रिकॉर्ड किया है और उसको मैच कर दो। मैच करने का मतलब है आपस में माइनस कर दो, वहां से हमारे पास नेट प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। ठीक है सर, मैचिंग में और भी बातें हैं। तो पहले मैचिंग क्या बोलता है सर? इट स्टेट्स दैट expenses incurred in current year should be matched against their corresponding income। जो खर्चा आप करंट ईयर में इनकर करते हो उनको अपनी कॉरस्पॉन्डिंग इनकम के अगेंस्ट आपको मैच करना चाहिए। ये बेटा हमारे मैचिंग कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है सर, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। इसी कंसेप्ट की वजह से हम असेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई असेट खरीदी है, लाइक आपने कोई प्लांट खरीदा है और प्लांट की लाइफ 10 साल की है। इसका मतलब कि वो प्लांट आपको 10 अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट देगा, या बोल सकते हैं कि वो प्लांट आपको 10 साल रेवेन्यू कमाने में हेल्प करेगा, क्योंकि वो 10 साल रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। उसकी कॉस्ट भी एक ही बारे में प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगी, 10 ईयर में प्रॉफिट लॉस में जाएगी। क्योंकि प्लांट ने फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू कमाया तो प्लांट का कुछ हिस्सा फर्स्ट ईयर में चला जाएगा बाय द नेम ऑफ एक्सपेंस। प्लांट सेकंड ईयर में भी आपको इनकम कमा के दे रहा है, तो सेकंड ईयर में भी क्या होगा? प्लांट का कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस में जाएगा बाय द नेम ऑफ एक्सपेंस। और सेम प्रोसेस आपको लेके चलनी है पूरी की पूरी। ठीक है सर, ये पूरी प्रोसेस आप लेके चलेंगे और इसी को क्या बोलते हैं सर? मैचिंग बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन मैचिंग के हिसाब से लगाया जाता है, क्योंकि असेट हर अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट देगी, तो हर साल उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस आना चाहिए, और असेट का जितना हिस्सा हम प्रॉफिट लॉस में डाल देते हैं उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है सर, तो बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन असेट। ठीक है बेटे, तो अगर ऐसा है कुछ केस, सपोज मान लीजिए सर ये ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। ये वेजेस है सर 10,000 की, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। ठीक है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट मैं एक्रूअल वाले भी डाल रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ याद रहे। और प्लांट सपोज मान लो कि आपका 1 लाख का है, और उसके बाद नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर, और इसमें कुछ ऐसा है, कहता है डेप्रिशिएट प्लांट एट 10%। आपको प्लांट को 10% पे डेप्रिशिएट करना है। तो पहले भी नहीं, हमारे पास 3 आइटम है, वेजेस है, आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्लांट है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, है ना, लास्ट सेक्शन में बताया हमने आपको। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होती है, और आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं है। और मैंने बताया कि जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसकी एक ही एंट्री होती है। तो वेजेस तो एक्सपेंस है, ट्रेडिंग में जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी होती है, इसलिए ये सीधे के सीधे अब लायबिलिटी साइड में चली जाएगी। अब 2,000 की वेजेस को हम 10,000 की वेजेस में प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है तो उसका मतलब वो अपने रिलेटेड एक्सपेंस में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, हम उसको दोबारा ऐड नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर लायबिलिटी में भी दिखा दिया और यहाँ भी जोड़ दिया फिर तो 2 एंट्री हो जाएगी ना। और मैंने कहा ट्रायल बैलेंस के अंदर वाले आइटम की 2 एंट्री नहीं होती है, एक ही एंट्री होती है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा सर, इसमें ट्रेडिंग में डेबिट साइड में वेजेस दिखाओगे, अमाउंट है 10,000। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डेप दिखाओगे, टू डेप ऑन प्लांट। कितना अमाउंट है बेटा, 1 लाख का 10%, 10,000। बैलेंस शीट में असेट साइड में पहले प्लांट आएगा 1 लाख का, और उसमें से 10,000 आपने करंट ईयर में चार्ज कर दिया है तो माइनस कर देंगे, तो बाकी का 90,000 हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, ये इसकी एंट्री होगी। मैचिंग की वजह से सर बाकी एक्चुअल वाले जितने पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आप मैचिंग में डाल सकते हो, बट स्पेसिफिकली आपको ध्यान रखना है कि असेट पे डेप्रिसिएशन मैचिंग की वजह से ही लगाया जाता है, क्योंकि ये एग्जाम में भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन लगाने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट चार्ज करता है और कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है, तो आप बोलोगे मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, तो इसी में देखिए कभी कभार आपको डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है। मान लीजिए ऐसा है, डेबिट है और क्रेडिट है, आपको यहाँ प्लांट दे रखा है से 1 लाख का, और डेप्रिसिएशन भी ये दे रखा है आपको डेप ऑन प्लांट से 10,000 का, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो बेटे कैसे करोगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी डेबिट साइड में डेप आ जाएगा। ठीक है सर, एक ही बार एंट्री हो गया, 10,000 यहाँ पर आ गया, और बैलेंस शीट में असेट साइड में, बैलेंस शीट में असेट साइड में अब प्लांट आएगा 1 लाख रुपए का। अब सर 10,000 दोबारा माइनस मत कर देना, क्योंकि 10,000 दोबारा माइनस कर दोगे तो फिर डबल एंट्री हो जाएगी, और मैंने कहा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है उसकी एक ही एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट लॉस में। फिर आप बोलो सर अगर मैं यहाँ ना दिखाकर इसको यहाँ पर माइनस कर दूँ, तो आपने कहा एक ही बार एंट्री करनी है, मैं यहाँ नहीं डालता प्रॉफिट लॉस में, यहाँ माइनस कर देता हूँ। बेटा गलत है, ऐसा नहीं होगा। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक्सपेंस होता है तो वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही जाएगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस क्योंकि लायबिलिटी होती है, वेजेस एक्सपेंस है लेकिन आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी है, इसलिए ये बैलेंस शीट में चली गई थी। और ये सर एक्सपेंस है तो ये प्रॉफिट लॉस में आया है, और बैलेंस शीट में असेट हम उसी वैल्यू पे दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन जब ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया होता है, इसका ये मतलब होता है असेट में से ऑलरेडी माइनस है, मतलब हमारा प्लांट 1,10,000 का होगा और 10 लेस करने के बाद ये वैल्यू आई आपको। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे पॉइंट पे आते हैं। चलिए बच्चों, ठीक है, ओके सर, और बात करते हैं इसके बारे में। तो हमारा कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट नंबर हो गया 3 मैचिंग वाला, और इसमें आगे आता है हमारे पास इफेक्ट ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और रेवेन्यू रिकॉर्डिनेशन कंसेप्ट।
इसको रेवेन्यू रिकॉर्डिनेशन कंसेप्ट भी बोला जाता है। ये कंसेप्ट कहता क्या है और इसकी वजह से क्या एडजस्टमेंट होगी बेटा, वो भी आपको मैं बताता हूँ। ये कंसेप्ट कहता है इट स्टेट्स दैट रेवेन्यू आर रिकॉग्नाइज्ड when two conditions are fulfilled। ठीक है बेटे, एक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि जब रेवेन्यू अर्न हो जाएगा, कौन सा एक्रूवल, कि जब रेवेन्यू अर्न हो जाएगा तो उसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन अर्न कब होगा, हमें कब मालूम चलेगा कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, तो ये कौन बताता है, हमें रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट बताता है। ये कंसेप्ट कहता है कि अगर दो शर्तें पूरी होती हैं तो रेवेन्यू को अर्न माना जाएगा। रेवेन्यूज आर रिकॉग्नाइज्ड, जब बोलेंगे आर अर्न, जब दो शर्तें पूरी होती हैं। कौन कौन सी बेटे, पहली शर्त है गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू कस्टमर। गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड टू कस्टमर, आपने कस्टमर को या डेटर्स को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं। एंड का मतलब है एक शर्त और पूरी होनी चाहिए। कस्टमर हैज एक्सेप्टेड हिज लायबिलिटी टू पे। कस्टमर हैज एक्सेप्टेड हिज लायबिलिटी टू पे। कह रहा है हम कब ये मानेंगे कि आपने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, हम कब ये मानेंगे कि आपकी सेल्स कंप्लीट हो गई है। आपकी सेल्स अगर कंप्लीट होती है तो बेटा उसके पीछे दो शर्तें काम करती हैं। पहली शर्त ये है कि आपने कस्टमर को गुड्स क्या कर दिया, उसे गुड्स डिलीवर कर दिए। जैसे कि मेरा अगर ये मार्कर बेचने का बिजनेस है, एक कस्टमर मेरे पास आता है और मेरे पास ऑर्डर बुक करता है कि मुझे ऐसे 10,000 पेन बना के दे दो। हमने कहा ठीक है, आपको पेन दे देंगे, 2-3 दिन में आपके पास सामान डिलीवर हो जाएगा। तो पहली शर्त है कि मैं सामान को एक्चुअल में डिलीवर कर दूं। जब तक मैं डिलीवर नहीं करता मैं अपनी सेल्स नहीं रिकॉर्ड कर सकता। हो सकता है वो कस्टमर आज ही सारे पैसे देके चला गया हो कि मुझे सारे पैसे आज ही ले लो, अभी ले लो, लेकिन 4 दिन के अंदर अंदर मुझे ये पेन डिलीवर कर देना। मैंने कहा ठीक है, वो पैसे आज दे गया लेकिन मैंने सामान डिलीवर नहीं किया, तो क्या मैं उसको अभी सेल्स मान लूँ? नहीं बच्चों, उसको मैं अभी सेल्स नहीं मान सकता, मुझे सामान डिलीवर करने का वेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या सामान डिलीवर होते ही सेल्स कंप्लीट हो जाएगी? नहीं सर, कस्टमर को सामान डिलीवर करेंगे, कस्टमर सामान को चेक करेगा कि जैसा पेन मांगा था वैसे ही पेन बना के दिए हैं या नहीं दिए हैं, है ना। तो कस्टमर को चेक करने के बाद कंफर्म करता है। तो जब कस्टमर अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ले, कस्टमर बोलते ठीक है मुझे अब आपको पैसे देने हैं, और तो उसने एडवांस से पैसे दे दिए थे, अब तो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कोई कस्टमर ऐसा था, कहता है थोड़ा एडवांस ले लो, थोड़ा जब सामान आ जाएगा उसके बाद आपको दे दूंगा। तो इस केस में आप कंप्लीट सेल तब तक नहीं दिखा सकते जब तक कस्टमर आपकी सप्लाई को, आपके गुड्स को अप्रूव ना कर दे कि ठीक है जो आपने मांगा था वही सामान आपने मुझे दिया है। तो 2 शर्तें पूरी होने के बाद ही आपकी सेल कंप्लीट मानी जाती है। आप उससे पहले सेल की एंट्री नहीं पास कर सकते। कभी कभार क्या होता है सर, हम बिना सेल अप्रूव हुए, सेल्स को अप्रूव किए बिना ही गलती से उसको सेल्स में जोड़ लेते हैं। ठीक है सर, जैसे सर एक केस सुनिए। मान लीजिए आपकी दुकान में एक कस्टमर आता है ना। आपका बिजनेस है कि आप लकड़ी की, प्लास्टिक की चेयर बना के बेचते हो। एक कस्टमर आपके पास आता है, कहता है कि मुझे लकड़ी की 500 चेयर चाहिए, तो बताओ कितना रेट लगेगा और कितने दिन में मुझे दोगे। आपने उसको प्राइस वगैरह बताया और बताया कि इतने दिन में सामान आ जाएगा। कस्टमर कहता है कि आपके सामान की जो क्वालिटी है वो तो अच्छी है ना। तो आपने कहा बिल्कुल अच्छी है, कोई बेसिकली दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ले जाओ, कोई शिकायत नहीं है। ठीक है। कस्टमर कहता है सब लोग ऐसे ही कहते हैं, पिछली बार किसी और जगह से भी सामान लिया था, उसने भी ऐसे ही कहा और बाद में सामान खराब निकला। अब आपने कहा देखो ऐसा है, फिर 5 चेयर आप हमसे ले जाओ, ये 5 चेयर आप सैंपल के बेसिस पे अपने पास ले जाओ और आप इसे 1 वीक तक अपनी शॉप में, अपनी फैक्ट्री में इसे इस्तेमाल करो। 1 वीक इस्तेमाल करने के बाद आप मुझे बता देना कि आपको फर्दर सामान खरीदना है या नहीं सामान खरीदना है। अगर इस चेयर पसंद आई तो इसको रख लेना और बाकी चेयर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा।
और अगर सर नहीं पसंद आती है तो 1 वीक के बाद आपने मुझे ये चेयर वापस कर देनी है, ऐसे की ऐसे। 1 हफ्ते तक आप ट्रायल ले लो, इसका डेमो ले लो और देख लो कि चेयर कैसी है। तो सर जब तक तो हमने उसको 5 चेयर दे तो दी, मतलब हमने कस्टमर को गुड्स डिलीवर कर दी, बट क्या कस्टमर ने गुड्स अभी एक्सेप्ट कर ली हैं? नहीं किए। कस्टमर को हमने बोला है 1 वीक का टाइम ले लो। तो जब तक अप्रूवल पीरियड खत्म नहीं होता तब तक हम इन 5 शेयर को सेल्स नहीं मानेंगे। इन 5 शेयर को हम अपने स्टॉक का हिस्सा मानते हैं। और दो स्टॉक मेरी शॉप पे ना होकर कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, पर जब तक कस्टमर कंफर्म नहीं करेगा कि वो इन शेयर को खरीद रहा है, और तब तक हम क्या करते हैं सर, उसको सेल नहीं मानेंगे, हम उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारे पास पड़ा हुआ है सामान या कस्टमर के पास पड़ा हुआ है। राइट सर। अब कई बार गलती क्या होती है, हमने कस्टमर को सामान डिलीवर किया और हमने वो 5 शेयर की वैल्यू सेल्स में जोड़ दी। हम पहले से मान के चल रहे हैं कि हमारी सेल्स कंप्लीट हो गई, और ये चीज़ रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। तो इसी की आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। तो कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट goods sold to customer on approval basis। अगर हम कस्टमर को गुड्स सेल करते हैं अप्रूवल बेसिस पे, ठीक है सर, या इसी को आप किस ऑप्शन जानते हैं, और सेल और रिटर्न बेसिस, इसको सेल और रिटर्न बेसिस भी बोलते हैं। are not considered as sales, इसको तब तक सेल्स नहीं माना जाता until कस्टमर अप्रूव्स द सेल, कस्टमर सेल को अप्रूव कर दे और अप्रूवल पीरियड एंड्स, या जो अप्रूवल के लिए आपने टाइम दिया था, अप्रूवल पीरियड एंड्स एंड कस्टमर रिटेन्स द गुड्स, कस्टमर सामान को रख लेता है, वापस नहीं करता। इन दोनों में से जो भी पहला हो जाए। तो आगे लिखा मैंने विच एवर इज अर्लियर। विच एवर इज अर्लियर का मतलब है इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगा बेटा, हम उसको मान के चल लेंगे। मेरे कहने का मतलब, अगर आपने कस्टमर को 7 दिन का टाइम दिया था, तो मान लो कस्टमर 7 दिन तक वेट नहीं करता, वो 3 दिन में ही बोल देता है, कहता है मुझे आपका सामान पसंद आ गया, तो मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि मैं सामान खरीद रहा हूँ। तो आप तीसरे दिन अपने सेल को रिकॉर्ड कर लोगे। या कस्टमर सामान लेके जा रहे हैं और पहला दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, कस्टमर ने कुछ बताया नहीं, तो आप 7 दिन का वेट करोगे। 7 दिन बीत गए, 7वें दिन आप कस्टमर से पूछोगे भाई साहब क्या कर रहे हो, खरीदना है या आप मुझे वापस कर रहे हो। तो अगर वो कहता है कि मैं खरीद रहा हूँ, तो फिर आप 7वें दिन के बाद इसको सेल्स मानोगे। अगर वो कहता है कि वापस कर रहा हूँ, तो वापस ले लोगे। वैसे भी आपने 7 डे तक उसको सेल तो माना ही नहीं था, उसको वैसे भी आप क्या मान रहे थे, स्टॉक मान रहे थे, तो आगे भी स्टॉक मान के ही उसका केस होगा। राइट। बट गलती से अगर अप्रूवल लिए बिना या अप्रूवल पीरियड का खत्म हुए बिना हम सेल मान लेते हैं, तो सर ये हमारी मिस्टेक है और फिर हमने इसको रेक्टिफाई करना होता है। ठीक है सर। और वो कैसे होगा उसके बारे में बात करते हैं। इतना लिखे पहले, फिर मैं इसके ऊपर एक आपको एडजस्टमेंट कराता हूँ। चलिए सर, आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, इसमें किस तरीके से आएगी एडजस्टमेंट वो देखें। मान लो ये हमारा ट्रायल बैलेंस है 31/3/2018 का, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। यहाँ पे हमारे डेटर्स हैं, सपोज मान लीजिए 60,000 की। फिर ये हमारी सेल्स है, सपोज मान लीजिए 1,50,000 की।
ठीक है सर, 1,50,000 की सेल है। और उसके बाद बेटा नीचे कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसे बोला है, कहता है क्लोजिंग स्टॉक आपको जो दिया हुआ है वो 30,000 का दिया हुआ है। ठीक है सर। आगे क्वेश्चन में कहता है सेल्स इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 15,000 सोल्ड फॉर रुपीज 21,000 ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, but no approval is received so far। ठीक है सर। और कहता है कि हमने एक कस्टमर को 15,000 का सामान बेचा है, उसकी कॉस्ट 15,000 थी, 21,000 रुपये की सर उसकी सेल हुई है, 21,000 उसकी सेल्स वैल्यू थी, सेल और रिटर्न बेसिस पर बेचा था, कस्टमर ने अब तक उसको अप्रूव नहीं किया है, और इसका मतलब है कि अप्रूवल पीरियड भी अभी खत्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि अप्रूवल पीरियड खत्म हो गया है तो वो ऑटोमेटिकली सेल्स में चला गया होगा, फिर तो ये बात आपको बताई नहीं होती। ये बता रहे हैं इसका मतलब अप्रूवल नहीं मिला है और अप्रूवल पीरियड भी खत्म नहीं हुआ है, और क्या है सेल्स में इंक्लूड हो गया है, हम गलती से इसमें इसको जोड़ के चले। तो अब सर मुझे क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट कैसे होगी, इसको मैं सेल्स में से हटाऊंगा, सेल नहीं मानूंगा मैं इसको, और क्योंकि ये मेरा स्टॉक है तो इसको स्टॉक में प्लस करना पड़ेगा। लेकिन सर अगर सेल्स में से हटाऊंगा तो सेल्स में तो माइनस होगा ही होगा, उसके साथ साथ डेटर में से भी माइनस होगा, क्योंकि अगर मैं इसको सेल मान के रिकॉर्ड कर चुका हूं तो मैंने इसको क्रेडिट सेल ही माना होगा। क्यों सर, क्योंकि जब कस्टमर सामान अप्रूवल के लिए लेके जाता है तो वो पैसे नहीं देता, वो कहता है मैं लेके जा रहा हूँ, यूज करके देखूंगा, बाद में आपको बता दूंगा। आपने कहा ठीक है, लेकिन आपने अप्रूवल से पहले क्या कर लिया सर, सेल रिकॉर्ड कर ली, तो इसका मतलब आपने क्रेडिट सेल की एंट्री बनाई होगी। आप ये मान के एंट्री बना रहे हो कि मैंने कस्टमर को उधार में सामान बेच दिया, पर सर जब तक वो कंफर्म ही नहीं करेगा तो आप इसको सेल कैसे मान सकते हो। इसलिए सेल्स वैल्यू सेल्स में से भी हटती है और डेटर में से भी हटती है, और जो उसका कॉस्ट प्राइस होता है उसको हम अपने स्टॉक में काउंट कर लेते हैं, उसे क्लोजिंग स्टॉक में प्लस करना पड़ता है। ठीक है सर। तो अब बेटा इसकी एडजस्टमेंट क्या होगी, एडजस्टमेंट ये होगी कि जो सेल्स वैल्यू है उसको सेल्स में से माइनस कर देना है और डेटर में से भी माइनस कर देना है, और सर जो इसकी कॉस्ट प्राइस है उसको आप क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ दोगे, और फिर ये बढ़ा हुआ क्लोजिंग स्टॉक एक बार ट्रेडिंग में आ जाएगा और एक बार यही बैलेंस शीट में असेट में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करके दिखाऊं कि कैसे होगा ये, तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स रुपीज 1,50,000, इसमें लेस कर देंगे सेल्स नॉट येट अप्रूव्ड, जो सेल अभी अप्रूव नहीं हुई है वो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, जिसकी वैल्यू 21,000 है। तो 1,50,000 में से आप 21 माइनस करो तो 1,29,000 का अमाउंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है सर। उसके बाद बेटा जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 30,000 है, इसमें ऐड करोगे स्टॉक लाइन विद कस्टमर, कितना स्टॉक कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा, कॉस्ट प्राइस था इसका 15,000, तो 30 + 15 मेक्स इट 45,000। और दूसरा क्या करोगे बेटे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में असेट साइड में आप पहले डेटर लिखेंगे। ठीक है, डेटर कितना है सर, डेटर 60,000 का है, और इसी 60,000 में से आप लेस कर दोगे, क्या लेस करोगे सर यहाँ से, सेल्स नॉट अप्रूव्ड, क्योंकि डेटर में तो सेल्स वैल्यू गई होगी, सेल्स नॉट अप्रूव्ड जिसका वैल्यू 21,000 है, तो ये 39,000 आ गया। और जो क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ दिखाओगे
इंक्रीज वैल्यू पे दिखाओगे 45,000 का। ठीक है बेटे, तो ये एडजस्टमेंट रियलाइजेशन कंसेप्ट की वजह से अराइज होती है। इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे। ठीक है ना, चार एडजस्टमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइक क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर एक्रूअल का इम्पैक्ट और मैचिंग का इम्पैक्ट और रियलाइजेशन का इम्पैक्ट। अब यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे, इफेक्ट ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। इफेक्ट ऑफ प्रूडेंस कंसेप्ट। ठीक है सर, या बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस कंसेप्ट, ठीक है सर, दोनों सेम बात होती है। सबसे पहले बेटा प्रूडेंस कंसेप्ट क्या होता है बेटा, आपको प्रूडेंस कंसेप्ट थोड़ा सा याद हो तो अच्छी बात है बेटा, वरना मैं इसके बारे में बात करता हूँ। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि सर अकाउंटेंट जो होता है वो एक नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, वो पैसिमिस्टिक अप्रोच लेके चलता है। जब हम कहते हैं पैसिमिस्टिक, इसका मतलब होता है नेगेटिव अप्रोच वाला बंदा। जब मैं कहता हूँ ऑप्टिमिस्टिक, तो उसको पॉजिटिव अप्रोच वाला बंदा कहते हैं। अकाउंटेंट एक पैसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है। पैसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है अकाउंटेंट ये मान के चलता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो वो उस लॉस को पहले ही रिकॉग्नाइज कर लेगा, उस लॉस को वो पहले ही प्रोवाइड कर देगा। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है तो वो प्रॉफिट को पहले से ही मान के नहीं चलता है। लॉस होगा तो पहले ही रिकॉग्नाइज करेंगे, और अगर प्रॉफिट होगा तो उसको पहले रिकॉर्ड नहीं करना है। ये कौन सा कंसेप्ट है सर, प्रूडेंस कंसेप्ट। तो प्रूडेंस कंसेप्ट की मेन टैगलाइन होती है कि डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ये कंसेप्ट कहता है कि आप लॉसेस को एडवांस में रिकॉर्ड कर लो, लेकिन प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, उससे बड़ा चढ़ा के मत लिखो। तो सर इसका क्या इफेक्ट आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इट स्टेट्स दैट, इसका कहना होता है डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। हम प्रॉफिट को पहले से ही मान के नहीं चलते, जब प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा तभी मानेंगे। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है सर, प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करेंगे लेकिन लॉसेस को पहले से मान के चलेंगे। मतलब अगर आपको ये लगता है कि मैंने 20 लाख की क्रेडिट सेल करी है और आपको लगता है कि इस 20 लाख में से कुछ अमाउंट आपको रियलाइज नहीं होगी, कुछ पैसा डूब जाएगा, ऑल्दो भी कंफर्म नहीं है, आपको लगता है कुछ डूब जाएगा, आप उस अमाउंट को एस्टिमेट करो। और अगर आपको लगता है कि 20 लाख में से 20,000 रुपीज़ नहीं मिलने के चांसेस हैं, ऐसा आपको लग रहा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये 20,000 रुपये नहीं मिलेगा, तो आज 20 लाख की जो आपके डेटर्स होंगे उसमें से 20,000 पहले से माइनस करके चलो, जिसको हम प्रोविजन के नाम से क्या करते हैं सर, माइनस करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपने उधार में 12 लाख रुपए की परचेज करी हुई है, तो क्रेडिटर्स को अगर आपने 12 लाख का सामान परचेज किया है, अपने क्रेडिटर से उधार में सामान खरीदा है 12 लाख का, और आपको लगता है कि जब आप पेमेंट करने जाओगे तो क्रेडिटर 50,000 का डिस्काउंट तो दे ही देगा, मतलब आपको 50,000 का फ्यूचर में क्या होगा सर, फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रूडेंस कहता है भाई इस प्रॉफिट को पहले से मान के मत चलो, जब वो डिस्काउंट दे देगा तब रिकॉर्ड कर लेना। समझ रहे हो, प्रॉफिट जो फ्यूचर में होगा उसको आज मान के नहीं चलेंगे, वो जब होगा तब मान लेंगे।
लेकिन लॉसेस अगर फ्यूचर में होने की पॉसिबिलिटी है उसको आज ही प्रोवाइड कर दो। इसलिए मैंने बोला अकाउंटेंट पैसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू वाला बंदा होता है, वो फ्यूचर के लिए नेगेटिव चीज़ों को पहले पकड़ लेता है और पॉजिटिव चीज़ों को सर बाद में पकड़ लेता है। ऐसा करता क्यों है सर? बेटा इसके पीछे रीजन होता है कि वो डिसीजन मेकिंग उसकी गलत ना हो, इसलिए हम ऐसा करते हैं। इसके बच्चों कई बार मतलब समझाने के लिए मैं बच्चों को कई बार एक फ़नी सा एक क्या करता हूँ सर, एग्जाम्पल देता हूँ। आपको मैं एक फ़नी कहानी सुनाता हूँ। सपोज मान लीजिए कि जब लॉकडाउन ओपन हो जाता है, ठीक है सर, तो आपकी लाइफ दोबारा से नॉर्मल हो जाती है और आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और आप बड़ा सा बैग लेके उसमें बहुत सारी किताबें भर के अपने कोचिंग के लिए या अपने स्कूल के लिए, अपने कॉलेज के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं। जब आप जा रहे थे कि आपको रास्ते में या मेट्रो में आपका एक फ्रेंड मिला, बहुत सा पुराना फ्रेंड मिला, तो वो कहता है हेलो भाई क्या हाल चाल है? आपने कहा भाई ठीक है। उसने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो आपने बोला कि भाई मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ। तो आपका दोस्त कहता है इतना टेंशन क्यों लेता है, पढ़ाई क्यों कर रहा है? पढ़ाई मत कर, एक काम कर, पढ़ाई छोड़ दे। मैं तुझे भरोसा देता हूँ कि आज से 2 साल के बाद मैं तुम्हें अपने बिजनेस में पार्टनर बना लूँगा और मेरा बिजनेस में रोज़ कम से कम 20,000 रुपये की इनकम होती है। तुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 साल बाद तुम मुझे मिलियो, एड्रेस मैं तुझे दे देता हूँ, ये मेरा फ़ोन नंबर है, और 2 साल बाद आ जाइयो और मैं तुझे पार्टनर बना दूंगा, 50-50 का पार्टनर बनाऊंगा। मतलब कि अगर 20,000 की डेली इनकम है तो 10 तेरी और 10 मेरी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। अब आपने क्या करा सर, आप पहले से मान के चल गए कि भाई मेरे तो फ्यूचर में मुझे एक अच्छा बिजनेस मिलने वाला है और मुझे उसमें डेली इनकम बड़ी अच्छी खासी होगी। आपने क्या करा सर, पढ़ना ही छोड़ दिया। आपके घर वाले आपको डांटते हैं, आपको पीटते हैं, आपने पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है सर, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे, आप फेल हो रहे हो, बार बार टाइम वेस्ट हो रहा है आपका। आपने सर क्या करा, अपने मोहल्ले में सब लोगों से क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया कि फ्यूचर में आप अमीर बनने वाले हो तो मैं सबको देख लूँगा। और आप टाइम गिन रहे हो कि अभी 2 साल का टाइम है, तो 1 साल बीत गया, फिर 6 महीने और बीत गए, 6 महीने बाकी हैं, 2 महीने रह गए, ऐसे दिन काट रहे हो सर आप। फाइनली क्या है, 2 साल बीत जाते हैं। 2 साल बीतने के बाद आप अपने फ्रेंड के पास जाते हो। फ्रेंड कहता है भाई मैं तेरा ही वेट कर रहा था, आ जाओ, आज से तो मेरा पार्टनर है। आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो। तो वो कहता है चल जरा इधर आ, थोड़ा सा ड्रेस का चेंज करनी है। आपने कहा ड्रेस वगैरह? बोला हाँ, हमारा बिजनेस का जो ड्रेस कोड है वो अलग सा होता है। आपने कहा कोई दिक्कत नहीं, जो डोमिनोज में मैक्सिमम लोग बैठते हैं उनकी भी ड्रेस अलग से होती है, मैं भी पहन लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, मेरे मतलब है पैसों से। आपको उसने ड्रेस चेंज करवाई जिसमें आपको उसने फटे पुराने गंदे से कपड़े दे दिए और उसने आपके हाथ में सर एक कटोरा दे दिया और सर गंदी सी शक्ल आपकी बना दी, गंदे से बाल बना दिए। फिर बोला भाई देख, ITO से लेकर शादरा तक 60 रेड लाइट पड़ती हैं, मैंने काउंट कर रखा है अच्छे से। आपका दोस्त कह रहा है आपको कि ITO से लेकर शादरा तक 60 रेड लाइट पड़ती है, 60 में से 30 रेड लाइट तेरी, 30 मेरी। मैं तुझे हर क्या करना है, हर रेड लाइट पे रोते हुए, गंदी शक्ल बनाते हुए, खुजली करते हुए मैं तुझे ऐसे ऐसे करना है। बेटा क्या मतलब है, भीख मांगने का बिजनेस है और वगैरह अच्छा खासा रेवेन्यू है। अब क्या होगा सर, आपके तो पैर तले भाई सब जमीन ही चली गई, यार ये क्या हो गया। तो आपके साथ ये धोखा क्यों हुआ? क्योंकि फ्यूचर की इनकम आप पहले से ही मान के चल रहे थे कि हमें इतनी इनकम हो ही जाएगी। ऐसे आपने क्या कर रखा है, डेटर को सेल कर रखी है। आप पहले से मान के चल रहे हो कि पूरा पैसा आ जाएगा, नहीं आया तो थोड़ा बहुत भी कम रह गया तो आपकी डिसीजन मेकिंग गलत हो सकती है। इसलिए प्रॉफिट पहले से मान के नहीं चलते हैं, लॉस पहले से मान लेते हैं। जैसे इसी कार्य में क्या हुआ कि जब आपने पढ़ना छोड़ा तो आपके पेरेंट्स ने आपकी जो एक्टिविटी है उसको नोटिस किया और ये ध्यान दिया कि आज से आप कि पिछले कुछ दिनों से आप बिल्कुल एक अलग ही तरीके के बंदे हो गए हो। आपका पढ़ाई में और घर के काम धाम में कोई ध्यान ही नहीं है, अपनी धुन में बिजी रहते हो। तो आपके पापा कहते हैं बेटा तुझे दो साल का टाइम दे रहा हूँ, 2 साल में एजुकेशन पूरी कर ले, उसके बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। अगर 2 साल में भी सेटल नहीं होता है तो 2 साल बाद अपना खर्चा पानी अपने आप निकालना, हम उससे ज़्यादा आपको नहीं झेल सकते। आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया कि यार पापा हैं और बचपन से पापा हैं, ऐसे कैसे मुझे निकाल देंगे, और मम्मी भी तो है साथ में, तो मम्मी के होते हुए पापा कैसे निकाल देंगे। आपने इग्नोर कर दिया। मतलब जो लॉस फ्यूचर में हो सकता है उसको आप आज इग्नोर कर रहे हो। और 2 साल बाद क्या हुआ, दोस्त ने धोखा दिया। आप नहा धो के घर आए तो जैसे गेट पे पहुंचे पापा ने बोला गेट आउट। आपने बोला ये क्या हुआ, मम्मी ने दोबारा बोला गेट आउट, तो पापा मम्मी दोनों ने कर दिया गेट आउट आपको। फिर आपकी हालत ख़राब हो गई।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि आप डिसीजन गलत दे रहे थे। आपको करना क्या चाहिए था? दोस्त ने बोला 2 साल बाद पार्टनर बनूंगा, आपने कहा ठीक है, जब बनाएगा तब बनाएगा, मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ। आपके पापा ने बोला 2 साल में पास नहीं हुए घर से निकाल देंगे, आपने कहा ठीक है, मान के चलो कि निकाल ही देंगे, और आप इस डर से 2 साल में पास होने की मेहनत भी कर रहे हो। 2 साल बाद अगर मान लीजिए आपके पापा कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था बेटा, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, आप तो पास हो गए ना, आपकी पोजीशन अच्छी है। आपका फ्रेंड बोल दे यार मेरा कोई बिजनेस नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यही अप्रोच अकाउंटेंट लेके चलता है, ठीक है। तो प्रूडेंस कहता है लॉस मान के चले, लेकिन प्रॉफिट को पहले से मान के आपको नहीं चलना है। इसी कंसेप्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट। इसी कंसेप्ट की वजह से हम प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाते हैं, ठीक है सर। एंड इसी कंसेप्ट की वजह से हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाते हैं। इसी कंसेप्ट की वजह से हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाते हैं, ठीक है सर। प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ठीक है बेटे। ये बहुत ही मेन बेटा क्या है, एडजस्टमेंट है, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल आपने, और कैसे क्वेश्चन आता है इसमें। और हो सकता है कि मैं प्रोविजन वाले चैप्टर के ऊपर अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा इस वाली वीडियो को फिनिश करने के बाद, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार फाइनल अकाउंट से 5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें कहता है कि आप प्रोविजन फॉर बैड डेट का अकाउंट बनाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का बेसिकली बनाओ अकाउंट, और बैड डेट का अकाउंट बनाओ। तो यहाँ तो केवल मैं ये सिखा रहा हूँ प्लस माइनस कितना होगा, प्लस माइनस कैसे होगा, बट बैड डेट के, प्रोविजन फॉर बैड डेट के, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के अकाउंट कैसे बनते हैं और उसकी जनरल एंट्री क्या होती हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि 5 से 7 नंबर में एक सेपरेट क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट वी क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। अब सर इसमें क्वेश्चन लेते हैं जरा, एग्जाम्पल। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है 31/3/18 का। यहाँ पर बेटा क्या करोगे, आपको ये डेबिट बैलेंस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। डेटर्स मान लीजिए आपको यहाँ पर 1,05,000 के दिखा रखे हैं। बैड डेट ये ऑलरेडी आपको 3,000 का दिखा रखा है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, सपोज मान लो प्रोविजन फॉर बैड डेट 2,000 का दिखा रखा है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, सर ये आपको से 500 रुपये का दिखा रखा है, ठीक है बेटे। डेटर असेट है, डेबिट बैलेंस है। बैड डेट बेटा एक्सपेंस है, ये क्या है आपका क्रेडिट बैलेंस है। प्रोविजन लायबिलिटी होती है, मतलब ये ऐसा लॉस है जो फ्यूचर में अराइज हो सकता है, ऐसी ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में अराइज हो जाएगी, फ्यूचर में रेवेन्यू कम हो जाएगी, तो इसको लायबिलिटी माना जाता है। इसको दिखा दिया हमने क्रेडिट साइड में। जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर है, कितने का सर, 3,000 रुपये का, ये वो बैड डेट है जो डेटर में से पहले से ही लेस है, मतलब इन बिटवीन ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होने से पहले ही हमें मालूम चल जाता है कि इतना पैसा हमारा डूब चुका है। तो ये 3,000 बैड डेट में से पहले से ही माइनस होता है, इसको दोबारा इसमें से माइनस नहीं किया जाता, ठीक है सर। और इसी के बारे में अगर हम आगे बोलें, कि हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैसी है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कहता है सपोज मान लीजिए, कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है सर। आप प्रोविजन 2,000 रुपये का ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन ये जानकारी तब थी जब आप ट्रायल बैलेंस को बना रहे थे, लेकिन साल के एंड में आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है, और आप उसके हिसाब से अपने फाइनल प्रोविजन को आप एडजस्ट करते हो, मतलब उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर देते हो, ठीक है सर। तो कहते हैं क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेट एट 10% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%, ठीक है सर। एक एडजस्टमेंट और देता है, पॉइंट नंबर बी, यहीं पे मैं इसका लिखता हूँ सर, ये पॉइंट नंबर ए था, ये पॉइंट नंबर बी है। कहता है राइट ऑफ बैड डेट, राइट ऑफ फर्दर बैड डेट ₹10,000
से 5000, कहता है 5000 रुपये आपका और डूब गया, मतलब इस 3000 रुपये के अलावा आपका 5000 रुपये और डूब चुका है। ये आपको पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो एक बार देख लेंगे, डेटर गिवन है, आपका बैड डेब्ट गिवन है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट गिवन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट गिवन है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट आपको गिवन है। इसको ट्रीट कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है सर, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इसको माना जाता है। तो बेटा इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, ये इसकी डेबिट साइड, ये इसकी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बैड डेब्ट लिखेंगे और इसमें वो बैड डेब्ट लिखेंगे जो ऑलरेडी ट्राई बैलेंस के अंदर है। ये तो हमारा हो चुका है 3000 का। उसके अलावा सर ऐड कर देंगे इसमें फर्दर बैड डेब्ट। क्या और बैड डेब्ट हो चुके हैं? तो मैं मालूम चला कि नीचे एडजस्टमेंट में कह रहे हैं कि 5000 रुपये और डूब चुका है। तो 3 में से बेटा ये 5 जोड़ दो, टोटल 8000 आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर, 8 का बैड डेब्ट आ गया। और भी होगा, अभी प्रोविजन की भी एडजस्टमेंट होगी, वो देखते हैं। लेकिन अब पहले क्या करोगे, आप बैलेंस शीट वाले पोर्शन में आ जाओगे। बैलेंस शीट में असेट में आप पहले लिखोगे डेटर्स। डेटर्स हमारे पास हैं 1,05,000 की। ठीक है सर, इस 1,05,000 के डेटर में से आप पहले माइनस करोगे कितना पैसा डूब गया। तो सर 3,000 तो पहले डूब चुका था, ये पहले माइनस हो रखा है, 5,000 रुपये और डूब गया। तो 1,05,000 में से तो आपने क्या करना है सर, जो फर्दर बैड डेब्ट है वो आपको माइनस कर देने हैं 5,000 के, 1,00,000 हो गया। अब सर ध्यान से सुनिए, 1,05,000 में से 5,000 तो आपका ऑलरेडी डूब चुका है। ठीक है सर, बचा कितना, 1,00,000। बाकी जो 1,00,000 बचा, इसमें से भी कुछ अमाउंट डाउटफुल होगी। इस 1,00,000 के अंदर भी कुछ ऐसी अमाउंट है जिसके लिए आप डाउटफुल हो कि ये पैसा और डूब सकता है, और तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पर प्रूडेंस कहता है कि अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है तो उसको आज ही लॉस मान के चलो। तो आप अपने डेटर को इसमें से कितना पैसा और डूब सकता है उसको माइनस करोगे, जिसको हम प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोलते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर बेटा कौन सा वाला प्रोविजन माइनस करोगे, ट्रायल बैलेंस के अंदर 2,000 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है वो माइनस करना है, या जो आपको नई जानकारी मिली है वो माइनस करनी है। तो बेटा बैलेंस शीट में जो भी एडजस्टमेंट होती है वो नई जानकारी के आधार पर होती है। तो नई जानकारी क्या बोलती है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट एट 10%। तो जो नीचे एडजस्टमेंट में है सर वो आपको यहाँ माइनस करना है। ठीक है, इस 1,00,000 का 10%, इस 1,00,000 में से 10,000 और डूब सकता है। बचा कितना सर, 90। तो 1,00,000 डेटर आपके बचे थे, 5,000 कंफर्म लॉस हो गया। उस 1,00,000 में से भी आपको 10,000 पे डाउट है, तो उम्मीद है कि 90,000 ही आपको एक्चुअल रिकवरी होगी डेटर से। ठीक है सर, बैलेंस शीट में हमेशा एडजस्टमेंट वाला प्रोविजन ही माइनस होता है, बैलेंस शीट में हमेशा एडजस्टमेंट वाला बैड डेब्ट ही माइनस होता है। तो जो सारा नया वाला डेटा है, कई बार इसको मैं न्यू बैड डेब्ट या नया वाला प्रोविजन भी बोल सकता हूँ, सारी न्यू इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में माइनस होती है। अब ये जो 90,000 के अमाउंट है ये प्यारे बच्चों, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे लगता है कि 90,000 आराम से कलेक्ट हो जाएगा। और इसमें से भी कुछ डेटर ऐसे होंगे जो पैसे देने आएंगे तो हमसे डिस्काउंट मांगेंगे, और सर हम डिस्काउंट देते भी हैं। हमारी कई बार क्रेडिट पॉलिसी होती है कि ठीक है हम आपको उधार में सेल कर रहे हैं, सामान ले जाओ, आप 1 महीने के अंदर कभी भी पेमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। तो इस 90,000 के पेमेंट के अंदर कुछ कस्टमर ऐसे होंगे जो जल्दी पेमेंट करने आ सकते हैं, और अगर जल्दी पेमेंट करने आ जाएंगे तो हमें उन्हें डिस्काउंट देना पड़ेगा, जिससे डेटर से हमारी जो अमाउंट रिकवर होगी वो और कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट देना पड़ेगा उनको। तो ऐसे कितने चांसेस हैं? तो नीचे कहता है क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 2%, हमें 2% का डिस्काउंट देना पड़ेगा, ऐसे भी लगता है। तो बेटा अब ये 90,000 की जो अमाउंट आई जिसमें कुछ भी डाउटफुल नहीं है, अब इसमें से आप डिस्काउंट माइनस करोगे, तो लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट 2%। इस पर 2% का सर डिस्काउंट निकालेंगे, 90,000 का 2%, तो ये आ जाएगा 1,800। और सर ये माइनस करने के बाद हमारे जो डेटर आएंगे 90 में से 1 गया 89, तो 88,200 का फाइनल डेटर हमारा आ जाएगा, जो कि बैलेंस शीट में अपीयर करेगा। अब यही इम्पैक्ट प्रॉफिट लॉस में कैसे जाएगा, ये मैं ऑलरेडी यहाँ पर जोड़ चुका हूँ सर।
ठीक है सर। बैड डेट में मैंने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया जितना मैंने यहाँ पे लेस किया था। अब बेटा जो प्रोविजन है उसका क्या होगा, पहले प्रोविजन फॉर बैड डेट लिखेंगे। ये कौन सा वाला बेटा, न्यू वाला। न्यू वाला वो होता है जो नीचे आपको एडजस्टमेंट कर दिया होता है। तो नया प्रोविजन आपका 10,000 का बनना चाहिए और इस 10,000 में से हम लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट। ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो 10,000 में से बेटा अगर मैं माइनस कर देता हूँ, ओल्ड वाला कितना प्रोविजन है, 2,000 है। ये लेस करने के बाद कितना आएगा सर, 8,000 आ जाएगा। ठीक है सर। नए वाले में से ओल्ड वाले को माइनस किया। अब आपने कहा सर माइनस क्यों किया, बैड डेट को तो आप जोड़ रहे हो और प्रोविजन माइनस कर रहे हो। मैंने कहा हाँ, बैड डेट बेटा डेबिट में था, है ना, 3,000 बैड डेट डेबिट में था तो वो जुड़ा है। प्रोविजन कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में। तो जब क्रेडिट वाले आइटम को उठा के डेबिट में लाओगे तो माइनस ही करना पड़ेगा ना। जब क्रेडिट वाला आइटम डेबिट में ला रहे हो आप तो माइनस ही तो होगा। तो नया माइनस ओल्ड, ये आपने माइनस कर दिया। कभी कभार ऐसा होता है बच्चों, क्या मान लो नया प्रोविजन 10,000 रुपए का है जो मैंने यहां से निकाला और यहां पर प्रोविजन 12,000 दे रखा है। तो मैं अगर 10,000 में से 12,000 माइनस करूंगा तो यहाँ तो 2,000 का नेगेटिव अमाउंट आ जाएगा। और सर नेगेटिव फिगर हम लिखते नहीं है ऐसे, क्या करेंगे, अगर बाय चांस ये अमाउंट जो लेस कर रहे हो ये अमाउंट ज़्यादा है तो मैं इन दोनों आइटम को, किसको, नए वाले प्रोविजन को और ओल्ड वाले प्रोविजन को, इन दोनों आइटम को प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड से शिफ्ट करके क्रेडिट साइड में लेके चला जाऊंगा। इसी प्रॉफिट लॉस में आएगा पर कहाँ पर, क्रेडिट साइड में बाय के नाम से। और यहाँ मैं न्यू माइनस ओल्ड कर रहा हूँ ना, क्योंकि नया ज़्यादा है और ओल्ड वाला कम है। अब क्रेडिट साइड में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड वाला ज़्यादा है तो ओल्ड में से नया वाला माइनस होगा। ठीक है सर, ऐसे पोजीशन रिवर्स मार देंगे, लेकिन यहाँ तो हमेशा नया वाला ही माइनस होता है। ठीक है सर। जब हमारा नया वाला प्रोविजन ज़्यादा हो, ओल्ड वाला प्रोविजन कम हो, इसका ये मतलब होता है हमने प्रोविजन बढ़ाना है। मतलब हम 2,000 रुपये का प्रोविजन मान के चले थे कि इतना पैसा फ्यूचर में डूब सकता है। नई जानकारी कहती है भाई साहब 10,000 डूबने का चांस है, तो 2,000 प्रोविजन हम ऑलरेडी बना चुके हैं और हमें अपने प्रोविजन को 8,000 से बढ़ाना पड़ेगा। इसके यहाँ पर 8,000 ही आता है। सेम चीज सर, अगर मान लीजिए यहाँ प्रोविजन 12,000 का बना होता, मतलब हमने इनिशियली लगता था कि 12,000 डूब सकते हैं, इतना चांस और होगा पैसा डूबने का, लेकिन नई जानकारी मिलती है कि 10,000 ही डूबेगा, तो मुझे अपने प्रोविजन को डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रोविजन डिक्रीज करेगा तो हमारा फायदा हो गया, है ना, फिर वो क्रेडिट साइड में आता है। इन शॉर्ट, अगर नया वाला ज्यादा हो, ओल्ड वाला कम हो तो ऐसे करना है। अगर ओल्ड वाला प्रोविजन ज्यादा हो, नया वाला कम हो, इन दोनों फिगर को आप डेबिट साइड से उठाकर क्रेडिट साइड में लेके चले जाओगे। ठीक है सर। सेम चीज करनी है बेटा आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के लिए। तो पहले टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इसका जो नया अमाउंट है वो कितना है देखिए, इसका नया अमाउंट है 1800 और इसी में से अब क्या लेस करोगे सर, इसी में से लेस करोगे ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो कि 500 बोला हुआ है, 18 में से 500 माइनस कर दो तो 1,300 आ जाएगा। ठीक है सर। कभी कभार ऐसा होता है सर कि पैरेलल्स के अंदर प्रोविजन होते ही नहीं है, ना नया वाला प्रोविजन, ना ओल्ड वाला प्रोविजन फॉर बैड डेट है, ना ओल्ड वाला फॉर डिस्काउंट है। तो क्या होगा, तो क्या करना है सर, जब ओल्ड वाला होगा तो माइनस करोगे, नहीं होगा तो नहीं करोगे, ठीक है, वो नया वाला यहाँ पे दिखा देना। इज इट ओके, इसको नोट करिए, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए बच्चों, तो ये पॉइंट आई गेस हो गया बेटा हमारा। कुछ एक दो एडजस्टमेंट और है, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और सर फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, बीकॉम वाले बच्चों के लिए एक चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट है। सेम इंटर वालों के लिए पिछले 2 अटेम्प्ट से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है सर। ठीक है, उससे पहले के एग्जाम में सिंगल एंट्री के साथ में क्वेश्चन आता था, लेकिन सर पिछले 2 अटेम्प्ट से हो रहा है ऐसा कि फाइनल अकाउंट से ही 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन रहा है।
तो इसे हल्के में ना लें, इसके क्वेश्चन जरूर करना। और यही चैप्टर अगर समझ में आ जाएगा तो आगे सिंगल एंट्री आपके बेटा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें मोर और लेस यही है, थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। और आगे हम एनपीओ करेंगे, और एनपीओ में भी बेटा ऐसे ही होता है, बस यहाँ पर हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए अकाउंट्स बना रहे हैं, और एनपीओ में हम नॉन प्रॉफिट के लिए अकाउंट बनाते हैं। बाकी एक्चुअल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट ये सेम वही लगते हैं, वो भी एनपीओ में अप्लाई होते हैं जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई करी। ठीक है, और सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट, इन दोनों से मैंने बताया 22 मार्क्स का सीबी एंट्री के एग्जाम में बनता है। तो अगर हम सिंगल एंट्री और फाइनल अकाउंट और एनपीओ, अगर मैं 2 चैप्टर को, सर इन 3 चैप्टर को जोड़ लूँ, तो इन चैप्टर से बेटा मान के चलिए कि आपका कम से कम बेटा कह रहा हूँ 30 मार्क्स का तो आता ही है। फाइनल अकाउंट हो गया और सिंगल एंट्री हो गया, एनपीओ हो गया, कम से कम 30 नंबर का इससे आएगा ही आएगा सर। और सर कभी अगर आपकी लॉटरी लगी होगी तो सर इससे मान के चलिए 15 30 और फिर 8 38, तो 38 मार्क्स के भी आसपास आने का चांस रहता है। 30 मार्क्स का तो इन 3 चैप्टर से कंफर्म है, और कभी कभार 38 या 40 मार्क्स का भी, मतलब 30+ भी आने का चांस रहता है। इसलिए फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ ये तो जरूर करके जाएं। अगर ये छोड़ दोगे बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं सर। तो पॉइंट नंबर 5 हमने कर लिया, और सर कुछ और पॉइंट लेते हैं। ठीक है सर, अदर एडजस्टमेंट, कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट है, मैं उसके बारे में फटाफट बात कर लेता हूँ। इसमें सर एक होती है जैसे कि अनएक्सपायर्ड कॉस्ट बोलते हैं, अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। सर अनएक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? उससे पहले एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सपायर्ड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जिसका पूरा बेनिफिट हमने करंट ईयर में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2016 को 1 अप्रैल 2016 को आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल 16 को, और आप उसकी पेमेंट भी 31 मार्च 16 को कर देते हो। ये बड़ा ऐसे समझो, आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ, और इसी दिन आपने इंश्योरेंस करवा लिया, और आपने 1 साल का 12,000 रुपये का इंश्योरेंस पे आपने कर दिया। ठीक है, तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पूरे साल के लिए पे किया, और इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे अकाउंटिंग पीरियड को कवर कर रहे हैं, तो ये 12,000 पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि लाइक आपका बिजनेस 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ, लेकिन आपने इमीडिएटली उसी वक्त इंश्योरेंस नहीं लिया। 3 महीने बीतने के बाद, अप्रैल मई जून 3 महीने बीत गए, आप 1 जुलाई को इंश्योरेंस ले लेते हो 1 साल का। जब आप 1 जुलाई को इंश्योरेंस लोगे 12 महीने का, तो वो अगले 30 जून तक चलेगा, जबकि आपको इस साल के अकाउंट केवल मार्च तक के बनाने हैं। तो कह सकते हैं 12,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने 1 जुलाई को पे किया है, उसमें से 9,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम तो करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही एक्सपायर हो जाएगा। सर 9,000 कैसे हो गया? जुलाई से अगर आप मार्च तक काउंट करोगे तो 9 मंथ बनते हैं ना, और 12,000 इंश्योरेंस प्रीमियम पूरे साल का है, तो 1 महीने का कितना हुआ? 1,000 हो गया। तो 1000 × 9, 9,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम इसी ईयर में एक्सपायर हो गया, वो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डालोगे। और जो 3,000 रुपये सर इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अगले साल से बिलोंग करते हैं, तो वो 3,000 करंट ईयर में एक्सपायर नहीं हुआ, तो वो 3,000 रुपये आप अगले साल एक्सपेंस करोगे, इस साल एक्सपेंस नहीं करोगे। तो ये एक तरीके का प्रीपेड एक्सपेंस ही है, पर जिसमें सर होता क्या है, आपको पेड इन एडवांस ना बोल के डेट दे देता है कि इस डेट पर हमने 12 महीने का पे किया है, तो आपको फिर उसका बचा हुआ पोर्शन अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, और वो करंट ईयर के एक्सपेंस में से आपको माइनस करना पड़ता है, टोटल में से माइनस करना पड़ता है, और बचा हुआ पोर्शन करंट ईयर में आप एक्सपेंस कर देते हो। ठीक है सर, तो सपोज इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं। लाइव क्वेश्चन में ये ट्रायल बैलेंस है 31/3/18 तक का है, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। इंश्योरेंस, ठीक है, ऑन 1/7/17 फॉर 1 ईयर, ये 1 साल के लिए आपने पे किया है,
अब कहता है सर ये 18,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका बेटा अमाउंट सपोज मान लो कहता है 4,000 रुपये का है, या चलो प्रिंटिंग कहता है कि आपने 20,000 की परचेज करी, इसमें पेन पेंसिल कॉपी नोटबुक वगैरह सारा इसमें इंक्लूड है बेटा, जिसे प्रिंटिंग या स्टेशनरी बोला है 20,000 का। नीचे क्वेश्चन में कहता है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, कुछ ऐसा बोलेगा आपको, क्वेश्चन बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये सर आपका पड़ा हुआ है 5500 का। इसका ये मतलब हुआ आपने पूरे साल में पेन पेपर पेंसिल 20,000 रुपये का परचेज करे ऑफिस यूज़ के लिए, लेकिन 20,000 सारे का सारा करंट ईयर में कंज्यूम नहीं हुआ और साल के एंड में प्रिंटिंग स्टेशनरी का स्टॉक 5500 रुपये का बढ़ा हुआ है। बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक प्रिंटिंग स्टेशनरी का है, गुड्स का नहीं है कि आप ये मानो कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा सर बाई में, वो बेटा गुड्स का स्टॉक होता है जो बेचने के मोटिव से खरीदते हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी एक कंज्यूमेबल आइटम है जो ऑफिस में कंज्यूम होगा, ये बेचने के मोटिव से नहीं लाए गए हैं। तो सर अब इन दोनों की ट्रीटमेंट क्या होगी, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में पहले लिखोगे इंश्योरेंस। इंश्योरेंस 18,000 रुपये आपने पे किया सर, इसमें से लेस करोगे अनएक्सपायर्ड या बेटा प्रीपेड भी बोल सकते हो, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटे। 18,000 का आपने जो प्रीमियम पे किया है ये 12 महीने का पे किया है। अगर आप 18,000 को 12 से डिवाइड कर दोगे तो इससे 1 महीने का आ जाएगा। अगर 1 महीने का इतना तो कितने महीने सर आगे हो गए, सर ये 1 जुलाई को पे किया है तो ये अगली 1 जुलाई तक जाएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून, जुलाई की 1 तारीख है तो मतलब जुलाई काउंट करने की जरूरत नहीं है, 3 महीने का सर एडवांस हो गया ये, तो 3 महीने का आपको निकालना पड़ेगा। इसके 3 महीने की अमाउंट निकालोगे तो 4,500 आएगी, 18 में से 4,500 माइनस करेंगे यहाँ 13,500 आएगा। प्रिंटिंग और स्टेशनरी के बारे में देखें, ठीक है बेटा, इसमें खुद आपको लॉजिक समझना है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी हमने 20,000 की परचेज करी थी, इसमें से क्या हो रहा है प्यारे बच्चों कि 5500 का स्टॉक बच गया मतलब इस साल में यूज नहीं हुआ। अगर इस साल यूज नहीं हुआ तो ये फ्यूचर में यूज होगा, तो इसका फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तो जिस पीरियड में बेनिफिट देगा उसको उसी ईयर में एक्सपेंस करेंगे ना, अभी क्यों एक्सपेंस करें। तो हम क्या करेंगे सर, ये 5500 यहाँ पर माइनस करेंगे, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक या अनयूज्ड स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग। कितना स्टॉक सर प्रिंटिंग का अनयूज पड़ा हुआ है 5500 का, और 20,000 में से 5500 को लेस करने के बाद ये अमाउंट आपकी आ जाएगी, 20 में से 15 गई तो 14,500 आ गया सर ये, राइट सर। बैलेंस शीट में क्या करोगे सर, बैलेंस शीट में असेट साइड में आप अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड के नाम से लिख लो, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस लिख देंगे जिसका अमाउंट 4,500 रुपये का है, और स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखोगे, स्टॉक ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और इसका बेटा अमाउंट जो है वो आ जाएगा आपका 5500 रुपये का, ठीक है सर। तो ये सब अनएक्सपायर्ड कॉस्ट होती है। तो इसमें और भी 2-3 पॉइंट है, पहले इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। मैं फटाफट से बाकी पॉइंट भी निकालता हूँ। और जैसे बेटा अगर मैं कुछ छोटे मोटे पॉइंट की बात करूं, जैसे बोलेगा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ कर ली, तो बेटा क्या मानोगे इसको, 2 एंट्री होगी। 2 एंट्री कौन कौन सी, एक तो परचेज में से माइनस कर दोगे, सिंपल, और सर पर्सनल यूज के लिए माना गया तो ड्राइंग्स आएगा। परचेज में से क्यों माइनस करोगे, क्योंकि ये गुड्स सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहा। अगर ये सेल के लिए अवेलेबल नहीं रहा तो सर ये रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा है,
तो सर हम इसको बिजनेस एक्सपेंस ही नहीं मानेंगे। बिजनेस एक्सपेंस ना मानने के लिए इसको परचेज में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इसी में कहते हैं बेटा, मान लो गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स चैरिटी में दे दिया, तो सेम चीज़ सर एक बार परचेज में से माइनस, और सर चैरिटी को आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर दोगे, एक्सपेंस मान लोगे। इसमें ड्राइंग्स माना था, फिर वो बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आपने फ्री सैंपल के नाम से गुड्स दे दिया। अगेन सर परचेज में से माइनस होगा, बेटा, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे, इसको एडवर्टाइजमेंट या फ्री सैंपल के नाम से लिख देना। ठीक है सर। उसके अलावा बेटा एक होती है हिडन एडजस्टमेंट, मतलब जिसके बारे में आपको नीचे याद नहीं दिलाएगा। हिडन एडजस्टमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम पर हिडन एडजस्टमेंट होती है। इसका बेटा सीधे एग्जांपल देखिए। सपोज ये आपका ट्रायल बैलेंस है 31/3/18 तक का, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। यहाँ पर 8% इन्वेस्टमेंट बोलता है, 8% इन्वेस्टमेंट, सपोज मान लीजिए 1 लाख रुपए की, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ दिया हुआ है सर 6,000 रुपये का, और नीचे इसके बारे में आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा सर, कुछ नहीं बोलेगा। अगर इस इन्वेस्टमेंट का नाम 8% इन्वेस्टमेंट है, तो इसका मतलब हमें इस इन्वेस्टमेंट पे 8% का इंटरेस्ट हर साल मिलना चाहिए, क्योंकि ये हमारी असेट है, असेट रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इस 1 लाख पे 8% का जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा रेवेन्यू है, इनकम है। इन्वेस्टमेंट आपने कब करी सर, डेट उसकी गिवन नहीं है, तो ये मानेंगे साल के बिगिनिंग में ही इन्वेस्ट करी होगी। ओके, तो अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है तो 8% के हिसाब से हमें उसके ऊपर 8,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, जबकि ट्रायल बैलेंस के अंदर केवल 6,000 रुपये का ही अमाउंट दिखा रहा है कि हमें रिसीव हुआ है। तो 8,000 मिलना चाहिए था, एक्चुअल में 6,000 मिला, तो कितना नहीं मिला, 2,000 रुपये। उसको हम क्या मानेंगे सर, उसको मानेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम या एक्रूड इनकम बोल सकते हो। मतलब इनकम अर्न तो हो गई है, रिसीव नहीं हुई। और एक्रूअल क्या बोलता है सर, इनकम अर्न हो चुकी है तो दिखानी तो पड़ेगी। क्या ट्रीटमेंट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में पहले बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखो। ठीक है सर, कितनी, 6,000, लेकिन 1 लाख पर 8% के हिसाब से 8,000 मिलना चाहिए था, 6 ही मिला है। तो क्या मानोगे सर, आप बोलोगे एक्रूड इंटरेस्ट है हमारा 2,000 रुपये का, तो 8,000 यहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। दूसरा क्या करोगे, बैलेंस शीट में असेट साइड में आप 8% का इन्वेस्टमेंट लिखोगे, और सर जो 2,000 का इंटरेस्ट नहीं मिला है ये फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट देगा, तो ये 2,000 यहाँ भी डाल दोगे। ठीक है सर। सेम एडजस्टमेंट लायबिलिटी साइड में अपेयर होने वाली बैंक लोन से रिलेटेड हो सकती है। आप ये नोट करो, फिर मैं बैंक लोन वाली एडजस्टमेंट भी आपको बता देता हूँ। चलिए सर, आप कभी भी वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं बेटा। सेम बेटा ऐसी मैं डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ बैंक लोन से रिलेटेड। ये ट्रायल बैलेंस है जो कि 31/3/18 में है। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ सीधे, डेबिट और क्रेडिट। कहता है लोन एट 6%, अमाउंट दे रखी है सर 80,000 की। अब ये लोन लिया है या दिया है ये कैसे मालूम चलेगा सर, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये लायबिलिटी है, इसका मतलब हमने लिया है, क्योंकि असेट का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो लोन एट 6% हो गया आपका 80,000, और यहाँ से निकालो इंटरेस्ट ऑन लोन, और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये आपका 3,000 रुपये का आ गया।
ठीक है सर। अब यहाँ पे देता है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन। नहीं सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ याद नहीं दिलाया आपको, आप खुद समझिए। लोन अगर 80,000 रुपये का लिया है और उसका रेट 6% है, तो 80,000 पे 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट हमें पे करना चाहिए था। तो अगर आप 80,000 का 6% निकालते हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 4,800 रुपये का आता है, जबकि बैलेंस शीट में, जबकि ट्रायल बैलेंस में केवल 3,000 ही दिखा रहे। इसका मतलब 4,800 देना चाहिए था, जबकि एक्चुअल में 3,000 ही दिया। तो बेटा कितना रह गया? 1,800। वो बिलोंग तो करंट ईयर से करता है ना, तो एक्रूअल क्या बोलता है? ड्यू बेसिस पे भी दिखाना पड़ेगा। कैसे करोगे सर? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे कर दिया वो दिखा दो, इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो कि बेटा 1,800 का है। सर 1,800 कैसे? 80,000 का 6%, 4,800 का इंटरेस्ट आना चाहिए एज एन एक्सपेंस। 3,000 हम पे कर चुके हैं, तो बाकी 1,800 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आप पहले क्या करोगे सर? 6% लोन दिखाओगे, ये इसका नाम है बेटा लोन का, 80,000 का, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखा दोगे 1,800 रुपये का। ठीक है, तो बस ये असेट से रिलेटेड है और ये लायबिलिटी से रिलेटेड है। ये प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में आ रही है और बेटा ये डेबिट साइड में आ रहा है। ठीक है, ये डेबिट साइड वाला है। एक एडजस्टमेंट और है, फिर मैं चैप्टर को फिनिश करता हूँ। तो एक बेटा छोटी सी एडजस्टमेंट और है। तो दिस इज लास्ट पॉइंट नंबर E, दैट इज सेटिंग ऑफ म्यूचुअल डेब्ट्स। म्यूचुअल डेब्ट को या म्यूचुअल ओइंग्स को, इसको म्यूचुअल ओइंग्स भी बोलते हैं, उसको सेट ऑफ करना। इसका मतलब क्या होता है? एक बार एक ही व्यक्ति डेटर की लिस्ट में भी इंक्लूड होता है और वही व्यक्ति क्रेडिटर्स की लिस्ट में भी इंक्लूड होता है। मतलब एक बंदा राहुल है, वो हमारा डेटर भी है क्योंकि हम उसे कुछ सेल भी करते हैं, और सर वो हमारा क्रेडिटर भी है क्योंकि हम उससे कुछ सप्लाई भी, उससे कुछ परचेज भी करते हैं। क्योंकि सर जो सप्लायर होगा उसे हम अपना प्रोडक्ट बेच भी तो सकते हैं। ये काम बोला गया है कि जिससे रॉ मटेरियल खरीदेंगे उसको फ्रिज गुड्स नहीं बेच सकते। बेच सकते हैं सर, पॉसिबल है। तो कई बार एक ही बंदा हमारा डेटर और क्रेडिटर दोनों लिस्ट में इंक्लूड हो जाता है। तो उस केस में हम अमाउंट कैसे एडजस्ट करेंगे? सीधे एग्जाम्पल लें, ये ट्रायल बैलेंस है 31/3/16 का, ये डेटर है, ये डेबिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है। तो डेटर्स हमारे सपोज 80,000 के हैं और क्रेडिटर्स सपोज मान लो 60,000 के हैं। नीचे आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें कहता है डेटर्स इंक्लूड ₹9,000 ड्यू फ्रॉम Ram and creditors include ₹12,000 ड्यू टू राम। कहता है डेटर में 9,000 रुपये तो वो हैं जो हमने राम से लेने हैं और क्रेडिटर में 12,000 रुपये वो हैं जो हमने राम को देने हैं। तो राम हमारे डेटर भी हैं और सर क्रेडिटर भी हैं। क्या करेंगे सर? ऐसे में हमेशा जब एक ही व्यक्ति डेटर और क्रेडिटर दोनों में इंक्लूड होता है तो आपको दोनों में से लोअर अमाउंट को कैच करना होता है। सर 9,000 की अमाउंट छोटी है या 12,000 की अमाउंट छोटी है? सर नेचुरली 9,000 की अमाउंट कैसे छोटी है? तो मैं 9,000 दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं डेटर में से भी 9,000 निकाल सकता हूँ सर और क्रेडिटर में से भी 9,000 निकाल सकता हूँ, है ना सर। मैथ की भाषा में बोले तो कॉमन हमेशा क्या आता है सर? छोटी वाली फिगर ही आती है ना, पता है आपको। तो 9,000 में दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा, इसका मतलब 9,000 में से 9,000 रुपये डेटर में से भी माइनस कर दूंगा और 9,000 रुपये क्रेडिटर में से भी माइनस कर दिया जाएगा। जो बाकी 3,000 बच गए सर उसका लेन देन फ्यूचर में हो जाएगा। लेकिन आज साल के अंत में
जो कॉमन रिसीवेबल और जो कॉमन पेबल है उसको हम एडजस्ट कर देंगे, डिफरेंस बाद में देख लेंगे कि लेना है या देना है। ठीक है सर, तो क्या करेंगे इसमें, टेक लोअर ऑफ द टू अमाउंट, दो अमाउंट में से जो छोटी अमाउंट है सर उसको लेना है, दैट इज इस केस में कितनी है सर 9,000 है। फिर यही 9,000 बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होगी और यही अमाउंट बैलेंस शीट में क्रेडिटर में से भी माइनस हो जाएगी। ठीक है बेटे, तो नाउ हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब आप इसके क्वेश्चन निपटाएं और कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, गुड बाय। अब मिलेंगे बाद में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, गुड बाय।